यस। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट सुलेमान गिल और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम गेस्ट का। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वाटसन गिल साहब का, जिन्होंने अपना चैनल पेश किया हमारे लिए कि हम यहाँ पर बैठकर बात कर सकें। और वाटसन गिल साहब का मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ अपने पैनलिस्ट के अंदर कि वो एक बहुत ही सीनियर जो है हमारे तजर्बाकार तज्जियाकार हैं, और वो एनालाइज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ उनकी समाजी तौर पर बहुत सारी खिदमात हैं और वो हॉलैंड के अंदर मक्की में इस टाइम पे, तो हम उनको वेलकम करेंगे शो के अंदर। इसके बाद मैं वेलकम करूंगा वसीम गौरी साहब का, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ ऑनलाइन है और वो चेयरमैन है मिनॉरिटी नेशनल अलायंस के और एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं। और इसके साथ साथ जो है वो एक बहुत एक्टिवली जो है एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद मैं थैंक यू करूंगा चौधरी शाहिद इकबाल साहब का, जो कि जर्मनी से हमारे साथ हैं और पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट के वो चेयरमैन है। तो सर मैं आप सबका सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नाजरीन, थैंक आज यू जी। हमारे यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हम कुछ सालों के अंदर से देख रहे हैं, वैसे जो ज़ियाउल हक साहब के टाइम के अंदर जो नफरत के बीज बोए गए, मजहबी नफरत के, वो आज हम सब उसको काट रहे हैं दहशतगर्दी की सूरत में, फिरकावारियत की सूरत में और शिदत पसंदी की सूरत में। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है और आने वाले कुछ सालों के अंदर जो अकलियतें हैं पाकिस्तान के अंदर, खा वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, भाई कम्युनिटी हो, या जो दीगर हमारे मज़ाहिब के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके ऊपर दिन ब दिन मुजालिम के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और पिछले 1-2 दिन के अंदर हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर जो वजारत मजहबी अमूर है, उसके अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था जो कि बुलाया गया था इंटरफेथ हारमनी के लिए और मजहबी हम आहंगी के लिए। लेकिन हम बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि जो हमारे वजीर साहब हैं, उन्होंने दानिस्ता तौर पर जो है वो बाइबल की तौहीन की और उसके लिए नाजेबा जो अल्फाज हैं वो सरकारी सतह के ऊपर एक सरकारी प्रोग्राम के ऊपर अदा किए। और इसके साथ साथ ऐसे लोगों को लाया गया जो कि ऑलरेडी जो है वो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर जो है वो कन्वर्ट हो चुके हुए हैं और मसीहत की तौहीन की गई। तो आज यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान में मजहबी फिरकावारियत और अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा वाटसन गिल साहब के पास और मैं उनसे ये सवाल रखूंगा कि सर, उस दिन जो ये वाकया पेश आया है मजहबी अमूर के प्रोग्राम के अंदर, आप इसके अंदर क्या कहेंगे? प्लीज इसके ऊपर रोशनी डालें कि आपका इन तमाम बातों के ऊपर, जिस तरीके से बाइबल की बेहरमती की गई, इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? और जिस तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई जो कन्वर्टेड लोग हैं कि जी फोर्स कन्वर्जन जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होती, तो सर प्लीज शॉर्टली आप इसके ऊपर अपना व्यू दें। सबसे पहले मैं सलमान गिल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अहम मौजू जो है वो आपने चुना कि इस पर बात की जाए। और मैं ये कहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर वो लोग आए जो कन्वर्ट थे। कन्वर्ट होना मैं नहीं समझता कि कोई बुरी बात है। हर इंसान को ये हक है। अगर वो मुसलमान से मसीह बनना चाहता है उसको ये हक होना चाहिए। अगर वो मसीह से मुसलमान बनना चाहिए उसको ये राइट होना चाहिए, क्योंकि ये उसका ज़ाती मैटर है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो जो मीटिंग थी वो एक बैन अल मज़ाहिब या मजहबी हम आहंगी के हवाले से एक मीटिंग थी, जिसे हम इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं। हार्मनी क्या होती है या हम आहंगी क्या होती है? हम आहंगी वो होती है कि अगर आप मुख्तलिफ माशरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं तो उनमें आपस में जो हकूक़ हैं उनकी तकसीम के हवाले से और उनके दरमियान में ताल्लुक़ के हवाले से, ताकि वो मुल्क जो है वो आगे चल सके। पाकिस्तान का अलमिया जो है वो ये है कि ये पाकिस्तान है वो वाहिद दुनिया का मुल्क है, मुझे कहने दीजिए ये कि वो वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ पर हम मुसलमान हैं पाकिस्तानी नहीं है, जहाँ हम मसीह हैं पाकिस्तानी नहीं है, जहाँ हम भट्ट हैं, गिल हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं, पाकिस्तानी नहीं है। वहाँ अपनी शनाख्त है। वो मैं भट्ट हाँ तो जी मेरा गिल से कोई ताल्लुक नहीं, गिल ना तो जी सोदरे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हम तकसीम दर तकसीम है। ये इस वक्त भी मीटिंग जो हुई तो उसमें हुआ क्या कि एक तो ये मजहबी हम आहंगी के हवाले से थी, ये होना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, वो शख्सियत इसमें उसको दावत दी गई जिसे हम मियाँ मिट्ठू कहते हैं, उनको बुलाया गया जो कि इस हवाले से एक मुतनाज़ा शख्सियत है। तो चले मैं सख्त कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, जैसे कि आपने मुझे वैसे भी कहा था कि ये हम नहीं चाहते कि कोई किसी की एहतराम में कोई कमी हो। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मगर सर बात यह है कि ये शैतानी की गई, शरारत की गई। ये जो चीज़ है इसको हम साबित कर सकते हैं अपने दलाइल से कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हाल है, पाकिस्तान की जो तंजली है, पाकिस्तान की जो सब पस्ती है, उसकी वजह जो है वो पाकिस्तान के माशरे में इंतशार है।
क्योंकि जब आप मुख्तलिफ ग्रुपों में, मजहबों में, फ़िरकों में बँटे होंगे, तो फिर आप पाकिस्तानी नहीं हैं, और जब आप पाकिस्तानी नहीं हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि मैं मज़म्मत करता हूँ इस तरह के मज़हबी हम आंगी की मीटिंग्स के ऊपर भी। और दूसरी एक और बात मैं ज़रूर करूँगा कि वो हमारे मसीह रहनुमा, जो मज़हबी हम आंगी के हवाले से बड़े-बड़े दावे करते हैं, उनको सामने आकर इस मीटिंग के हवाले से ख़ास तौर पर इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, और उन लोगों को सामने लाना चाहिए जो इसके ज़िम्मेदार हैं, इस मीटिंग को जो ख़राब किया गया, इसके ज़िम्मेदार हैं। शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि कोई नेट प्रॉब्लम हुआ है सुलेमान गिल साहब का, तो चलें मैं वक़्ती तौर पर उस प्रोग्राम को होस्ट करता हूँ, और मैं दरख्वास्त करूँगा वसीम गौरी साहब से कि जनाब, एक तो ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं इस वक़्त क्या टाइम है, आप वहाँ पर, वहाँ से 10 बज गए, लेकिन सो रहा है। तो आप चलें, टाइम तो मुझे बताइएगा जो जो सवाल था मुझसे उन्होंने किया था, अगर इसी को मैं आपके साथ भी दोहरा दूं, तो वसीम गौरी भाई प्लीज इसमें वो कीजिएगा। सलमान गिल साहब आ गए हैं, जी, होस्ट थैंक करेंगे, यू, लेकिन थैंक यू, प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले सलमान भाई आपका, वसीम भाई आपका, जोई साहब आपका, कि आप लोगों ने अपनी जिंदगी के कीमती औकात में से वक्त निकाला कि हम सब इकट्ठे होकर इस बारे में बात की जाएगी पाकिस्तान में मसीहों का क्या हाल, और क्या ऐसा अलमिया है कि दिन ब दिन मसीहें, जितनी भी मसीह कम्युनिटी है बिलखुसूस, वो विक्टिम बनती जा रही है। देखें, वो जो मिनिस्टर साहब ने अब्दुल शकूर साहब, उनका बैकग्राउंड पेपर जाए तो उनका ताल्लुक है JUI जमीयत उलमा इस्लाम से। तो जमीयत उलमा इस्लाम ने कभी भी मसीहत के लिए कोई अच्छी बात नहीं की। उनके लीडर देख लें, मौलाना फजल रहमान, जब आसिया बीबी रिहा होकर चली गई, कोर्ट ने रिहा कर दिया, उन पे साबित नहीं हो चुका हुआ जुर्म, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका, वो बाहर चली गई। बाहर जाके उन्होंने एक वीलॉग बनाया कि मैंने गुस्ताखी नहीं की, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई दिली, और हम गुस्ताखी क्यों करें। लेकिन उसने अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, मौलाना फजल रहमान ने एक प्रोग्राम में कह दिया कि इस गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने, यहूदी एजेंट ने मलूना आसिया को बाहर भेज दिया। यार, एक कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि ये बाइज्जत तरीके से बरी हो गई है, इसने कोई गुस्ताखी नहीं की। बाहर जाके वो खुद, हमारी बहन, उसने एक और वीलॉग बनाया और इस बात की तायद की कि मैंने गुस्ताखी नहीं की। अच्छी बात है, खुशाइन बात है, लेकिन मौलाना साहब अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए उस पर जोर देते रहे। तो उनका ताल्लुक क्या है? जमीयत उलमा इस्लाम से। ये जो मिनिस्टर है जमीयत उलमा इस्लाम से ही। पाकिस्तान में इस वक्त जो इस कानून का इस्तेमाल है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। इसके पस मंजर एक और मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी है जो, जिनका ताल्लुक वो बाबा जी वफात पा गए, उनके बेटे हैं, वो भी आए थे कि जी हम हुर्मत पे बात करेंगे, रसूल पे। अच्छी बात है, हम सब कहते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ठीक है। और हम क्यों रोज बार रोज विक्टिम हो रहे हैं? मेरे ख्याल में यहाँ पे स्कोरिंग की जा रही है कि जी जो ज्यादा लेके आएगा तौहीन रसालत के केस, वो पार्टी को ज्यादा वोट मिलेंगे, या उनके साथ पॉपुलेशन होगी। देखें, कहते हैं ना, खाली बर्तन से आवाज आती खड़कता है। चोई साहब के, आप हम सब के बड़े अच्छे अच्छे मुस्लिम यार दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, यकीन माने वो ऐसे जितने भी ऐसे इकदाम होते हैं उनकी वो मजम्मत भी करते हैं और हमारे साथ खड़े भी होते हैं, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा कि JUI की तरफ से कोई रहनुमा चर्च गया हो और उसने कभी चर्च के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, उनको देखा है कि वो, ठीक है, जोशे खताबत में कई दफा लोगों से गुस्ताखी हो गई है, लेकिन मैंने बड़े होश के नाखुन लेते हुए ख्वाजा साहब को, सॉरी, वो क्या है, सियालकोट वाले, जब डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जबूर आई थिंक 93 पढ़ा। देखिए कितनी खुशाइन बात है कि वो अपने मुंह मुबारक से जबूर पढ़ रहे हैं। इसी तरह मैंने मरियम नवाज को देखा कि एक चर्च में दुपट्टा लेके आंखें बंद करके वो प्रे करवा रही हैं। आप बात करें बिलावल भुट्टो की, तो उसने एक खुद प्रीस्ट को कहा कि आप मेरे लिए प्रे करें, वो भी मैं वो वीडियो आई थी, मैंने देखी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है जब आपके लीडर किसी चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी चीज को इज्जत देते हैं और एक माशरे में पॉजिटिव मैसेज देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी पार्टी, आपके चाहने वाले, आपके फॉलोअर भी उसकी इज्जत करते हैं, उसके रिस्पेक्ट करते हैं। अब अलमिया यहाँ पे क्या है? JUI ने हमेशा माइनॉरिटी की और मसीहत की मुखालफत की है, क्योंकि उन्होंने वोट लेना होता है सारे जो मदरसे से बच्चे पास अप हुए होते हैं, ठीक है, उनका टोटली ब्रेन वॉश किया होता है। और अगर आज आप देखें, बड़ी बड़ी ISI की रिपोर्टें भी आई, खैर अभी खुल के बात करेंगे क्या है हेड एंड सी खेलना, आजकल तो सोशल मीडिया में हर कोई खुल के तनकीद कर रहा है।
इस वक्त आईएससी की रिपोर्ट में भी काफी जितनी दहशतगर्दी है ना, वो मदरसों से निकली है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च से कोई निकला है, ठीक है, वो यहाँ से निकली है क्योंकि उनका ब्रेन ऐसा वॉश किया था। लेकिन वही हमारे मुस्लिम भाई जो अगर कॉन्वेंट में पढ़े, सेंट पैट्रिक में पढ़े, ठीक है, किसी और ऐसे मसीह दारों से उन्होंने तालीम हासिल की है, तो आप उनका वे ऑफ टॉकिंग देखेंगे, वो डिफरेंट होगा। उनका मसीहों के साथ मिलना गिलना भी बड़ा डिफरेंट होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो सियासी पार्टियां, ये अपने विंग्स में इतनी नेगेटिव चीजें ले आते हैं लोगों में, तो जिसके शिकार हम लोग होते हैं, मसीह होते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को खत्म करना चाहिए। और अब्बासन भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमें ये बट, गिल, चौधरी, गौरी, इन चीजों से निकल के एक पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। लेकिन अलमिया, ये आप और हम तो पाकिस्तानी बनने के लिए तैयार हैं, हम तो तैयार हैं, लेकिन हमें जिनसे प्रॉब्लम, उनको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा और हमें कंसीडर करेंगे वी आर पाकिस्तानी। अगर उनके आबाओ अजदाद इंडिया छोड़ के आए थे, हमारे भी आबाओ अजदाद इंडिया छोड़ के आए थे। उनको मतलब के उनको यहाँ पे फुल फ्रीडम, फुल राइट्स हैं, और हम लोग आपके सामने। मुझे बलूचिस्तान का नहीं पता, लेकिन ट्राइबल एरिया में अब ये 2023 में 76 ईयर हो गए पाकिस्तान को बने। अब आके अकमल भाई लॉयर हैं, शायद इसकी तायद भी कर दें। अब आके फाटा में जो डोमिसाइल है, ए कैटेगरी का माइनॉरिटी को दिया जा रहा है। पहले बी कैटेगरी था, वो में कंसीडर ही नहीं करते थे कि हम पाकिस्तानी है, वो में बी कैटेगरी का डोमिसाइल इशू करते थे। जी जी, बिल्कुल वसीम भाई, बिल्कुल ठीक बात है कि आपने बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसी तरीके से होना चाहिए कि हम लोग भी जो है ये छोड़ कर आए हैं। और रखनी चाहिए, और देखें लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अकमल भट्टी साहब चेयरमैन है माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान के, और वो वकालत के शोबे से भी हम उनको वेलकम करेंगे शो के अंदर। तो जी अकमल भट्टी साहब, हम लोग बात कर रहे थे उस प्रोग्राम की जो 2-3 दिन पहले मजहबी अमूर के अंदर हुआ था वो प्रोग्राम, और वहां पर जो है जो हमारे वफाकी मजहबी अमूर है अब्दुल शकूर साहब, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से है, तो उन्होंने जो है काफी गुस्ताखाना जो जुबान है वो इस्तेमाल की बाइबल मुकद्दस को लेकर, और यहाँ तक कहा गया कि जो बाइबल मुकद्दस है वो तब्दील हो चुकी हुई है, और ये सरकारी सतह पे एक प्रोग्राम था। तो सर, हम आपसे इसके ऊपर व्यू लेना चाहेंगे शॉर्टली। क्या प्लीज इसके ऊपर अपना व्यू दें कि आप क्या समझते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, जो कि इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर था, और जो बैनुल मज़ाहिब महंगी है उसके ऊपर ये प्रोग्राम किया गया। और इसके साथ साथ ना सिर्फ अब्दुल शकूर साहब ने जो है इसके अंदर जो है तौहीन की बाइबल मुकद्दस की, इसके साथ साथ 2 ऐसे लोगों को बुलवाया गया जो कि कन्वर्ट हो चुके हुए हैं क्रिश्चियनिटी से इस्लाम की तरफ, और उन्होंने भी जो है डिफेम करने की कोशिश की मसीहत को। तो सर, आप प्लीज इसके ऊपर शॉर्टली अपना व्यू दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे चौधरी शाहिद साहब की तरफ और उनका भी व्यू लेंगे इस हवाले से। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल ने इस अहम मौजू पे ये गुफ्तगू रखी, और तमाम भाइयों का जो बैरून मुल्क से शामिल हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि हम आज यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं जो मुफ्ती अब्दुल फतूर साहब हैं, उनका ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मेरी नज़र में और माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान की नज़र में 2 अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो हम सब ने मिल के मेहनत की 2-3 साल से, और इस केस को दुनिया में हाईलाइट करवाया कि हमारी बच्चियों को जबरन अगवा किया जाता है, उनका रेप किया जाता है, उनके साथ ज्यादती होती है, और फिर अपने गुनाहों पर, अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो जब पूरी दुनिया में अभी जब जो अक़वाम मुत्तहिदा में यूपीआर का रिव्यू पाकिस्तान में चल रहा था 2-3 दिन पहले, और पूरी दुनिया ने इनसे पूछा और उनको रिकमेंडेशन दी कि आप फोर्स कन्वर्शन पे लेजिस्लेशन करें, पाबंदी लगाएं, तो जो हमारा नैरेटिव था उसको काउंटर करने के लिए ये प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और खसूसी तौर पे ऐसे लोगों को मदऊ किया जो जाके कह सकें कि इस्लाम में जबर नहीं है, पाकिस्तान में कोई जबरी तब्दीली मजहब नहीं होता, बल्कि लोग अपने तौर पे मजहब तब्दील कर रहे हैं। तो ये एक हमारी एफर्ट को, हमारी कोशिशों को काउंटर करने के लिए किया था, और इसमें क्रिश्चियन ने खुसूसी तौर पे बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और सारे यूरोपीय यूनियन ने, उनके ममालिक ने, अमेरिका ने, कनाडा ने, इवन जापान ने भी इनसे माइनॉरिटी राइट्स पे, खुसूसन कमसिन बच्चियों की कन्वर्शन पे इनकी सरजनश की और इनको रिकमेंडेशन भी की। तो इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें हमें भरपूर इस खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए मुश्तरका तौर पे कि ये बिल्कुल ऐसा गलत इन्होंने किया, पूरी दुनिया अवेयर भी है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाकाम हो गए हैं जो इन्होंने इंतशार फैलाने की कोशिश की, और जो इन्होंने तौहीन की हमारे अकायद की।
मेरी और मेरी तहरीक तो चाह रही थी कि हम इस पे ब्लास्फेमी का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में जाएं, लेकिन हमारी जो मीटिंग हुई तो चूंकि हम माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान समझती है कि ब्लास्फेमी लॉ उनका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता और उनका मिसयूज होता है, तो जिस कानून को हम गलत समझते हैं उसको हम इस्तेमाल करने हमने नहीं किया और हम चाहते थे कि हम इसको इस्तेमाल ना करें। वरना बीइंग ए लॉयर मैं किसी भी कोर्ट में इनके खिलाफ अंदराजी मुकदमा के लिए पिटीशन डाल सकता था, लेकिन चूंकि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है इस वजह से हमने वो स्टेप नहीं लिया। मैं और मेरी तहरीक भरपूर इसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। पहले ही हमें दीवार से आपने लगाया है और ये मैं आपके तवज्जुह से सारे दोस्तों को खुसूसन मसीहियों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मसीहियों को कॉर्नर किया जा रहा है। इसका मतलब मेरी कोई हिंदू या सिख या दूसरी माइनॉरिटी से तवज्जुह नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि चूंकि अगर ब्लास्फेमी के लिए लड़े तो पाकिस्तान का मसीह लड़े, अगर पोस्ट कन्वर्शन के खिलाफ लड़े तो पाकिस्तान का मसीह लड़े, अगर शनाख्ती कार्ड में मजहबी खाने के खिलाफ लड़े या पासपोर्ट में मजहबी खाने के खिलाफ लड़े तो मसीह लड़े। और दूसरे जो लोग बैठे थे देखें उस प्रोग्राम में भी वहां पे वो जो इन्होंने जाली से अपनी लीडरशिप बुलाई हुई थी उन्होंने कोई बात नहीं की, हालांकि उनको भी वॉकआउट, सिख जो एमपीए है मौजूदा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा वो बैठे हुए थे, उनको वॉकआउट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने अपनी जुबानों पे ताला रखा जो रवायती तौर पे इस सिस्टम के तहत उनको सिखाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चाहे जितनी मर्जी साजिश कर लें, ये हम मसीहों को हक और सच की जदोजहद करने से, अपने लोगों के लिए लड़ने से, स्ट्रगल करने से बाज नहीं रख सकते। ये हमारी जबानों पे कभी ताले नहीं लग सकते और ना ये हमें कॉर्नर करेंगे। जितनी ताकत से ये हमें दबाएंगे हम उससे ज्यादा ताकत से उठ के पाकिस्तान में अपने राइट्स के लिए बात करेंगे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और अब हम मजीद अपने लोगों का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। ये तो मैंने तो प्रैक्टिकल केसेस में देखा है कि ना सिर्फ कमसिन बच्चियां बल्कि जो हमारी बालग बच्चियां हैं उनके साथ ये वबा तेजी से फैल रही है। 2-3 दिन में मेरे पास 2-3 केस आए हैं कि हमारी बालिग बच्चियां, शादीशुदा बच्चियां जिनको जबरदस्ती उनको छीन के ले गए जी रोड बिल्कुल से। अकबर भट्टी साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारे मौके सारे मामला को लेकर ये सारी चीजें मेरा ख्याल है क्योंकि उनके नेट में प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे कहा था कि वाटसन भाई आप और इन संभालें। सारे मामला को भी हाँ वो वत्सल भाई डिस्कस आप करेंगे। संभालें। हाँ जी, तो गिल साहब, हाँ जी, आ गए सलमान भाई, प्लीज गो अहेड। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने कहा थैंक यू सर, आपका मौका हमारे पास आ गया और आपने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से। अच्छा चलें, मेरा ख्याल है नेट का प्रॉब्लम है। अकबर भाई आपने वाकई बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, बातें की हैं जिससे हमारी मालूमात में इजाफा हुआ और हम समझते हैं कि हमें मिलकर इसके ऊपर कोई लाहेअमल तैयार करना चाहिए। तो अब हमारे पास चौधरी शाहिद इकबाल साहब हैं। इसी सवाल को मैं उनकी तरफ लेके जाता हूँ। सवाल तो उन्होंने 2-3 दफ़ा सुन लिया, तो शाहिद इकबाल साहब प्लीज़ अपना अपना ख्याल का इजहार कीजिए। थैंक यू जी। मसीह में आप तमाम दोस्तों की सलामती हो और आपकी भी मशकूर हूँ वाटसन भाई का, सलमान भाई का, कि उन्होंने मदद किया और आज का बड़ा खूबसूरत टॉपिक भी है। और हमेशा इस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं हमने थोड़ा बहुत अपना हिस्सा जरूर डाला एज ए मसीही पाकिस्तानी होते हुए, कौम परस्ती का जज्बा दिखाया है। तो देखें, खुदा की मर्जी से हम बाहर अगर आ गए हैं तो हमारा दिल जो है ना वो पाकिस्तान में ही धड़कता है अपनी मसीही कौम के साथ। और ये भाई अकमल भट्टी साहब अभी बता रहे थे कि फोर्स कन्वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अकमल भट्टी साहब, उसमें अगर आप फोर्स कन्वर्जन के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर हमारी कोई बहन को अगवा करता है या ले जाता है, एक सवाल भी है इसमें और एक सलाह भी है। तो उसमें एक इद्दत का इनके अगर कानून के मुताबिक देखें ना, मुस्लिम कानून के मुताबिक देखें तो एक इद्दत का खाना होता है कि भाई 90 दिन की अगर कोई हमारी बहन कन्वर्ट हो जाती है, हमारी बहन तो नहीं होती, फिर उसके बाद जब अगर वो उस मुल्क में चली जाती है, उस मजहब में चली जाती है, लेकिन अगर वो चली जाती है तो उसको 90 दिन की इद्दत ये लोग पूरी नहीं करवाते, उससे पहले निकाह कर देते हैं। ठीक है, अगर आप लॉयर हैं, अगर इसके ऊपर आपने काम किया जरूर अपना मौकफ दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा समझाइएगा। तो अगर नहीं किया तो ये एक सलाह भी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे भाई
वसीम भाई ने बात की थी कि मुख्तलिफ पार्टी के ओहदेदारान जो है वो आते हैं और ये JUI के जो होते हैं हमेशा मुखालफत करते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा, जो रिलीजियस पॉलिटिकली पार्टीज हैं वो कभी भी मिनॉरिटी को बर्दाश्त नहीं करते, वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, सॉरी चाहे हिंदू हो, किसी भी नॉन मुस्लिम को वो कंसीडर नहीं करते। हमारे बहुत सारे लीडरान मैंने देखे हैं JUI या मुस्लिम पॉलिटिकल मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, पॉलिटिकली वो खाली नहीं होती, वो मजहबी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनके बीच में वो आते हैं और सिर्फ MNA MPA बनने के लिए आते हैं। वो भी प्रॉपर तरीके से अपनी पार्टी के अंदर इस चीज की बात नहीं करते, ठीक है। जिसमें एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लाहौर से हैं, शमशाद साहब हैं, वो भी ये JUI के ही मेंबर हैं, MPA के लिए वो टिकट होल्डर भी थे, नॉमिनेट भी थे, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आ सके। इसी तरह आप वो क्या कहते हैं, हमारी एक बहन है MNA आसिया नासिर, हाँ जी, आसिया नासिर साहब साबिका 3 दफा साहब हैं, ठीक है। वो खुद तो खैर वो असेंबली में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन अपनी पार्टी को इसके बारे में शायद ब्रीफ करने में कासर है। अभी ये मियां मिट्ठू का बात हो रही थी, ये इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे थे, ये शुरू से इन्होंने क्या किया, वो उस बंदे को पंजाबी में एक मिसाल है कि दोधरी राखी बिल्ले नु बहा देंदे ने, वो हिसाब इन्होंने किया हुआ है कि वो मियां मिट्ठू जो है वो खुद उधर अपने इलाके में उसने हिंदू लड़कियों को, मेरा ख्याल से 2013 12 या 13 की बात है, ठीक है, हमने प्रोटेस्ट किया था लाहौर प्रेस क्लब के आगे, 3 हिंदू लड़कियों को इसने जबरदस्ती घर से उठा के तो उसके साथ ज्यादती की इसके बेटों ने। ज्यादती करने के बाद अपने मजारे के साथ उनका निकाह करवा के तो मीडिया के सामने लेके आया, क्योंकि अगवा का रौला वहां पे ज्यादा पड़ गया था, हिंदू लोगों ने अगवा का डाला हुआ था सिस्टम। तो इस कॉन्फ्रेंस की वो लड़कियां आई, मीना कुमारी, शायद इस तरह के 2-3 नाम थे, मेरे पास प्रोटेस्ट वो है सारा डेटा। तो उन बच्चियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में इनका बांटा फोड़ दिया कि भाई हमारे साथ पहले ज्यादती होती रही, 1 महीने के बाद हमारी ये मजारे के साथ शादी निकाह कर दिया मुस्लिम कन्वर्ट करके। कहने का मतलब ये है कि वो शुरू से उनको किया गया। लेकिन मुझे हैरत है मौजूदा हुकूमत से, ठीक है मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है या किसी भी पार्टी से, लेकिन मेरी कौम परस्ती का जज्बा मेरे लिए सबसे अव्वल है, ठीक है। और मैं मसीही होते हुए अपनी, वो कहते तेरे घर की मुझे गैरत खा गई, तो मुझे इस चीज का एहसास है। तो हम इस बात को कंडेम करते हैं कि इन्होंने वन साइड फिल्म चला दी, हालांकि ऐसा नहीं था होना चाहिए कि हमारे मसीही नुमाइंदों को वहां पे बुलाना चाहिए था। फिर ये ऐसी बातें करते तो फिर हम अपने नुमाइंदों को पूछने वाले बनते, वन साइड करके। तो लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने वहां पे इस बात को कंडेम किया और वहां से हॉल से निकले और दुनिया को दिखाया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो मेरा इतना सा ही मौक़िफ़ था, बाकी बात करें। जी थैंक यू। शायद साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि इस चीज को कंडेम किया जाता है। मैं बिल्कुल, अकमल भट्टी साहब भी यहाँ पर है, वसीम गौरी साहब, आप सारे गेस्ट हमारे साथ हैं, आप लोग बिल्कुल इस चीज के ऊपर एग्री करेंगे कि फोर्स कन्वर्जन के अंदर हमारे पास 2019 के अंदर वाकया था। हिमा यूनस के योहना के नाम से जो बच्ची हैं उनके साथ ये मामला हुआ, और दुआ जहरा का ये मामला है, आरजू राजा का ये मामला है, और छोटी छोटी बच्चियों को 12 साल की 13 साल। हाँ जी, आपकी आवाज़ सलमान भाई नहीं सुनाई दे रही। तो ये वाकई, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से जबरी मजहबी तब्दीली के वाक़यात हो रहे हैं, शायद दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और इसमें मैं बड़ा मशहूर हूँ, हमारी जो पाकिस्तान में वकील भाई हैं, जिनमें अकमल भट्टी साहब हैं और बहुत सारे हैं जो इस मामले पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। अभी आप देखें तो वो जो बंदा था वारिस गिल साहब, जो कन्वर्ट हुआ था, वो अपने मुंह से ये इकरार कर रहा था कि सिर्फ उनके अदारे ने 2000 से ज़्यादा लोगों को मुसलमान किया और 5000 ख़ानदान उनके राब्ते में हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ वो एक अदारे की बात कर रहा था, तो बाकी जो अदारे हैं उनमें क्या होता होगा। तो मैं अब दरख्वास्त करूँगा दोबारा से, मैं उसी राउंड पे, कि आपका क्या ख्याल होना चाहिए, क्या हमारी कम्युनिटी को, अब हम छोड़ते हैं पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमारी मसीह कम्युनिटी का क्या किरदार होना चाहिए इन हालात को रोकने के लिए
और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। मेरी दरख्वास्त होगी कि वक्त का ज़रा ख्याल रखिएगा और कम वक्त में अगर ज़्यादा बात हो सके तो मैं वसीम भाई आपके पास आऊँगा और बताऊँगा कि हमारी कम्युनिटी का जो रोल है, हमारी लीडरशिप का ख़ास तौर पे, और उसमें हमारी जो सियासी लीडरशिप है, हमारी जो सियासी लीडरशिप है, हमारी जो मजहबी लीडरशिप है, और हमारे ख़ास तौर पे जो वकील भाई हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए इन वाक़यात को रोकने के लिए। और दूसरा कि हम इन अगर ये वाक़यात होते हैं तो किस तरीके से हमने मदद हासिल करनी है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए यूरोप में, तो हम यहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट में और दीगर अदारों में जाकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। प्लीज आप वसीम भाई अपनी माइक खोलिए और थैंक यू वस्टन भाई। मैं बिल्कुल टाइम को नजर रखते हुए क्लोज करूंगा इसको। देखिए वस्टन भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि व्हेन आई वाज वर्क पार्लियामेंट हाउस, आपका पार्लियामेंट हाउस एंगेज करता है आपके माइनॉरिटी पॉलिटिशियंस को, या बहुत हद तक वो एंगेज कर लेता है बिशप साहिबान को। जब तक आपके ये बिशप साहिबान और आपके पॉलिटिशियन राय रास्त पे नहीं आएंगे, यू कांट चेंज द एनीथिंग। आप कुछ भी बदल नहीं सकते। 75 साल हो गए, जहां आप थे वहीं आगे खड़े हैं और आगे मजीद 75 साल ऐसा ही होगा। मैं रो रो के थक चुका हूं। लोगों को यही कहता हूं कि खुदा के लिए अपनी बिशप साहिबान को के एक्टिव हो। अलमिया यह है कि अभी देखें पेशावर डायसिस में बिशप साहब रिटायर्ड हो रहे थे, फिर एक्सटेंशन ले ली 3 साल की। ये क्या मजाक है? और एक्सटेंशन कहां से ले रहे हैं? कोर्ट से। बिशप एक इतना मतलब कि तकद्दुस एक पोर्टफोलियो होता है। अगर देखा जाए सेंट पीटर से ये चलती आ रही रवायत, तो आप लोगों ने मजाक बना दिए। जो कोर्टों में हमारे झूठ फरेब पैसे दे के गवाह खरीदे जाते हैं, वहां से अब डायसिस के और बिशप के फैसले हो रहे हैं। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियां, मैं तो खैर ये हमारे तो एमएनएज ही नहीं है, मेरी तरह और भी आप जैसे भाई भी इनको तो कॉन्टेक्ट ही नहीं करते कि हमारे एमपी एमएनए, ये तो वो पॉलिसी मसाजी हैं, ठीक है, कि जिन्होंने बस अब आप नवीद आमिर जीवा को देखे वो असेंबली फ्लोर पे बात कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि हमारा आर्मी चीफ कौन है। मुद्दा है यार, ये उनके नॉलेज का और ये उनके इल्म का अलमिया है, ठीक है। तो ऐसे लोग कैसे आपके और मेरे नुमाइंदे बन गए, ठीक है। तो जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जब तक हमारी मजहबी लीडरशिप ये एक पेश पे नहीं आएंगी, आपके मसले हल नहीं होंगे। क्योंकि मसले जो हल इस मुल्क में प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन है ना, वो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है और आर्मी चीफ के पास है। स्ट्रेट में सीधी सीधी बात कर रहा हूं, ठीक है। जब तक आप चीफ एग्जीक्यूटिव को और आर्मी चीफ को अंगेज नहीं करेंगे इन मसलों के लिए, ये आपके मसले हल नहीं होंगे। ये मसले दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। मैं तो दुआ करता हूं कि खुदा हमारे प्यारे पाकिस्तान पे रहम करे। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी नोट करता जाऊं और मैं इधर या बड़े खराज तहसीन पेश करता हूं अपने पठान भाइयों को। 0% केपीके में केस होते हैं फोर्स कन्वर्जन के, 0%, क्योंकि वहां एक रवाज है, ठीक है। एक वहां पे ट्राइब बेल्ट के रवाज को ही पूरे केपीके में नाफिज किया जाता है। मसलन अगर किसी की बहन बेटी ले, भले वो क्रिश्चियन की हो, उनके लिए शर्म का मकाम होगा। तो ये देखें, हमारे लोग जो बड़े मम्मी डैडी बनते हैं सिंध टाइप में और पंजाब में, ये मम्मी डैडी कल्चर का ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी केपीके के लोग जो कि ट्राइब बेल्ट के हैं और ट्राइब से इधर एफआर के हैं, वो जो कबाइल सिस्टम को अपना जेवर समझते हैं, वहां ऐसा कल्चर नहीं है। वहां आप ऐसा नहीं कर सके आज तक। आप मुझे एक केस बता दें केपीके में हुआ हो, मेरी आंखों से नहीं गया। मेरी 38 ईयर एज होगी, मैंने आज तक कभी नहीं देखा केपीके में। क्यों? वो लोग कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। उनके कल्चर में ये सिस्टम ही नहीं है घर से लड़की को जबरदस्ती निकालो। और अगर सही पूछो ना, इस्लाम में भी नहीं है। सही इस्लाम को वो फॉलो करते हैं, वो इज्जत करते हैं अपने पड़ोसी। सही जैसे बाइबल में ना, अपने पड़ोसी से अपने मानव मोहब्बत रख। हम इस वक्त जो केपीके में अभी हम जहां पे रह रहे हैं, हमारा अकेला घर और हाँ क्रिश्चियंस का सारे मुस्लिम है, सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। कभी कुछ भी नहीं है। सो जी थैंक यू, ये मेरा ओपिनियन था कि हमारी मसीही और पॉलिटिकल लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। अकुल भाई आप बताएं, क्योंकि एक तो आप खुद भी ग्राउंड पर बहुत काम करते हैं, मैं देखता हूं आपको, और हमारी उम्मीद है आपसे पाकिस्तान में जो हमारी अकलियतों के हवाले से है। आप बताएं कि हमारी जो मजहबी सियासी लीडरशिप है उनका क्या किरदार होना चाहिए इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए, और हमें क्या करना चाहिए। यानी जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, उसके बाद जो हम बाहर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बताइएगा। थैंक यू जी। थैंक यू, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह आपने सवाल किया, तो उससे ये ऑलरेडी जाहिर है कि ये वो किरदार अदा करने में नाकाम है हमारी मजहबी लीडरशिप और सियासी, यानी इंतखाबी लीडरशिप, मैं कहूँगा पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, यानी जो पार्लियामेंटेरियन है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने कल भी पोस्ट लगाई थी
कि हमारी बहन आसिया नासर और उनके साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम का मिनॉरिटी विंग है, क्या उन्होंने डिमांड क्यों नहीं की मौलाना फजल रहमान से कि वो इसका मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का रिजाइन लें, क्योंकि इसने मजहबी मुनाफरत फैलाई है, क्योंकि ये भकारियों की तरह सीटों के पीछे लगे हुए हैं। अगर वो सवाल करेंगे अगली दफा टिकट उनका जाया हो जाएगा ना। जी जी। तो दूसरा ये है कि हमारी जो चर्च लीडरशिप है, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने लोगों को उस तरह जिस तरह की शऊर मिलना चाहिए था चर्च प्लेटफॉर्म से, वहां पे नहीं दिया जा रहा। तो अब जब पार्लियामेंट से शऊर नहीं मिल रहा, लोग बात नहीं कर रहे, चर्च प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहे, तो हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम लोगों को आगे बढ़ाएं, लोगों को शऊर दें। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है कि लोग निकलें, आवाज उठाएं। मैंने गांव गांव शहर शहर चक्कर लगाए हैं, लोगों को देखे, लोग डरे हुए हैं, लोग परेशान हैं। और ना सिर्फ मैंने कि हर बंदा पाकिस्तान से भागना चाहता है, हर मसीही पाकिस्तान से भागना चाहता है, हर बंदा चाहता है मेरा सुबह वीजा लगे और मैं चला जाऊं। लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। तो इस वजह से हमें उनको ये हौसला देना है कि हम कहीं, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो हमें सारों को एक जगह पे ले जाएगा। और ये ना ही एक सदी में भी मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान के सारे मसीही या माइनॉरिटीज के कहीं और चले जाएं। कोई सेफ प्लेस नहीं है तमाम दुनिया में। इकोनॉमी के हालात, हमें लोगों को इनकरेज करना है कि अगर पाकिस्तान में आप स्ट्रगल करें, अपने राइट्स के लिए बोलें, जदोजहद करें। और देखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की में 95% रिसोर्सेज और फैसले हुकूमत के शामिल होते हैं, और एनजीओज और मिनिस्ट्रीज का 5% सिर्फ किरदार होता है, क्योंकि उनके पास वसाइल भी कम होते हैं और फैसला साजी की कुव्वत भी नहीं। लेकिन ये मिनिस्ट्रीज और एनजीओ और चर्च ने लोगों को पॉलिटिकल मैदान से पीछे हटा दिया है। अब जहां से 95% हमारे मसले आए हैं, वहां पे उन लोगों को आने ही नहीं दिया जा रहा था, लोगों को सियासत से पीछे हटाया जा रहा है। हमें लोगों को मोटिवेट करना है कि अगर फोर्स कन्वर्शन पे लेजिस्लेशन होनी है तो पार्लियामेंट से, अगर हमारे कुछ और मामला, ब्लास्फेमी का मिसयूज खत्म होना है तो पार्लियामेंट से, अगर दूसरी कोई हमारे, तो हमें पार्लियामेंट की तरफ देखना है, हमें लेजिस्लेशन करवानी है। अब कोई बात ही नहीं करता। अब हमारे साथ तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। मैं कहता हूँ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बायस कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें मैं सदर नहीं बन सकता, मैं वजीर आजम नहीं बन सकता, बस ये थे वकील, मैं वफाकी शरई अदालत में पेश नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे आज तक कितने हमारे एमएनए हैं जिन्होंने इन इश्यूज पे बात की है? कोई भी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो ना सिर्फ अपने, मैंने एक प्रोग्राम में गया, मैंने एक वहां पे मुस्लिम एमएनए को, उसने कहा जी आप अपने अकलीतों के नुमाइंदों के पास जाएं। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप 20 साल से हमारे लोगों से वोट लेके आ रहे हैं, आपको अभी तक समझ नहीं आई कि हमारे नुमाइंदे क्या क्या क्रिश्चियन नुमाइंदे हैं या मिनॉरिटी के? आप हो हमारे नुमाइंदे। हमारे लोगों को इनको हलकों में खींचना पड़ेगा, इनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि फोर्स कन्वर्शन का मामला हमारे 10 पार्लियामेंटेरियन जो मिनॉरिटी के हैं उनका इशू नहीं है, ये आपका भी इशू है। आप हमसे वोट लेते हैं, आप वहां पे बात करें। ये लोगों को हमें टीच करना चाहिए कि लोग इनका एहतसाब करें, लोग इनका गिरेबान पकड़ें, और इस सिस्टम को चेंज करना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि आज हर बंदा जो है वो पॉलिटिकल लीडर के पीछे दुम हिलाते हुए पैसे लेके पार्लियामेंट की सीट सिक्योर करने के लिए फिर रहा है और कौम के हकूक के लिए कोई बात नहीं करता। तो मैं समझता हूं हमें ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों में अवेयरनेस दें, लोगों को जगाएं, लोगों को मोटिवेट करें, और इनको भी समझाएं कि खुदा के लिए रहम करें। आप अपनी जो कोने खुदरे हैं जिसमें आप घुसे हुए हैं, कौम पे कोई भी मुश्किल आए, कौम पे कोई ज्यादती हो, आप बाहर नहीं निकलते। कोई बड़ा चर्च लीडर मैंने नहीं देखा कि जिसने इस अकीदे का मसला है, ये हमारे अकीदे का मसला है, किसी बिशप ने, चाहे वो किसी भी फैक्ट से सेक्ट से तल्लक रखता हो, किसी उम्र उसने बात तक नहीं की, मजम्मत तक नहीं की, कोई ट्वीट तक नहीं आया। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, ये अकीदे के नाम पे खाते हैं, मजहब के नाम पे खाते हैं। अकमल भाई मेरा आपसे एक सवाल है, सॉरी, बल्कि नॉलेज के लिए भी, शायद शाहिद साहब बैठे हैं, वसंत भाई भी, क्योंकि आप लॉ लेजिस्लेशन को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे ये बताएं, जब ऑलरेडी हमारे आइन में है कि हर वो पार्लियामान का मेंबर खुफिया राय शुमारी के साथ पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा, तो वो जो शिक है हम पे क्यों नहीं लागू होती? प्लीज जरा इस पे एक्सप्लेन करें। जी, आर्टिकल 260 की बात है। वो खुफिया राय शुमारी के जरिए जो हमारे ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उन पे जो इलेक्शन होता है, वो ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वो खुफिया राय शुमारी से ही होता है। ये उनकी हद तक है, क्योंकि हमारी रिजर्व सीट है औरतों की 33%
और माइनॉरिटीज की, तो इनके लिए आर्टिकल 51 जो है उन्होंने उसमें अमेंडमेंट की कि ये प्रीपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जाएगा, और प्रीपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में वो लोग आएंगे जिनको पार्टी टिकट जारी करेगी। तो ये गैर आईनी नहीं है। लेकिन ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो कर दिया हुआ है ना, और इलेक्शन कमीशन को भेजा भी है। कोई फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो पिटीशन जे सालक साहब ने की थी उस पे फैसला आया था, वो रिजेक्ट हो गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी वाज़ेह जजमेंट है कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट कानून की मुहाफिज है, कानून की तशरीह कर सकती है, कानून बना नहीं सकती। तो अगर हमने आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट करनी है और आईनी तरमीमी बिल होगा। ठीक है जी। अच्छा वसीम भाई, आपने सवाल किया, लेकिन मतलब मुख्तलिफ सवाल होते हैं हमारे ध्यान में, बहुत सारे सवाल हैं, हम 4 घंटे भी बैठे तो कम होगा। तो हम ये कहते हैं कि चलें, जो हमारा आज का मौजू था उस पर है। अकमल भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से तफसीलन हमें ये बताया। मैं एक अपना एक जुमला जो है ऐड कर दूं कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, जैसे बात हुई जीवा साहब की या आसिया नासिर साहबा की, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इन चीज़ों पर बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है ख़ास तौर पर आसिया नासिर के हवाले से कि बड़ा सख्त मौक़िफ़ उनका आता है। वो नहीं डरती हैं कि अगर वो JOI की मेंबर है या थी, और आज भी, और जब वो खुद भी पार्लियामेंट में थी तो वो बड़े धड़ल्ले के साथ बात करती थी। तो हमें ये देखना है। अच्छा, मैं चौधरी साहब के पास जाता हूँ और अपना वही सवाल दोहराता हूँ कि आपकी नज़र में क्या किरदार होना चाहिए हमारे सियासी समाजी लीडर्स का। और हम बाहर बैठे हुए, लेकिन कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा टाइम के अंदर वो कर दें। थैंक यू। तो साहब, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि चौधरी साहब की आवाज चली गई। ये जितने भी आते हैं ये क्लर्क आते हैं, ठीक है, ये क्लर्क बेस पे आते हैं। जो क्लर्क की जिम्मेदारी होती है हुकूमत के अंदर, वही जिम्मेदारी इनकी होती है। इन्होंने अफसरों की माननी होती है, यानी कि अपनी पार्टी के लीडर की माननी होती है, ठीक है, उसी के ऊपर चलना होता है। ये उनके ऊपर हुक्म सादर नहीं कर सकते। जैसा कि आपने बताया कि आसिया नासिर जो है उनका मौक़िफ़ बड़ा सख्त आता है, बिल्कुल हमारी वो बहन है और बड़ा अच्छा मौक़िफ़ उनका आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि वो अपनी पार्टी के अंदर इस बात को मनवा नहीं सकती, उनके ऊपर ये बात कर भी नहीं सकती, ठीक है। भाई वसीम ने बात की है कि वो अपना टिकट खो बैठेगी, ठीक है, और वो अगर ये चीज का डर ना हो तो फिर हमारे वो लीडर है, उनको पार्टी के अंदर 50 चीजों से सेक्रीफाइस। हाँ जी, चौधरी साहब की आवाज जो है चली गई। सलमान भाई, सलमान गिल साहब, आप साथ अपना भी मौक़िफ़ दें। अब आपका नेट का मसला है, लेकिन आप अपना मौक़िफ़ भी दें सवाल से। वो अच्छा, आगे। हाँ जी, तो वाटसन भाई, अभी आपको लास्ट टाइम याद होगा कि पंजाब के एक MP साहब थे PTI से, जो कि शायद अब नून लीग में चले गए हैं। तो उनका एक मौक़िफ़ था कि मिनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान जो है वो जन्नत है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आज हम साहब, ठीक है, हाँ जी, एजाज अगस्टन साहब, अब वो उनके लिए तो जन्नत है। वो तो MP बन गए, वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर बन गए, उनके लिए तो जन्नत है, बिल्कुल जन्नत है। क्योंकि उनको एक लग्जरी गाड़ी मिलनी है, एक 2-3 गार्ड मिलने हैं, और हर जगह पे जाना है, और हर के साथ उनका स्वागत होना, उनके लिए जन्नत है। तो जो हमारे मसीही जो मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों में फंसे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में महंगाई भी हो गई है, उसका भी असर हमारे मिनॉरिटीज के ऊपर या स्पेशली मसीहियों के ऊपर हुआ है। जो ये बात करते हैं कन्वर्ट करने की, वो कन्वर्ट करने में मेरे ख्याल में 40% इस चीज का भी है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, और उनको अपने पेट की पड़ी या मजहब की तो वो बात ही नहीं है ना, बात पेट भरने की है, ठीक है। हमारे अकलीती या कह ले मसीही हमारे जो बहन भाई हैं, वो गुर्बत की वजह से नहीं। साहब, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें, आप अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। हमारा ये लोग गुर्बत के लिए नहीं चेंज कर रहे, ये जबरदस्ती। सर, मैं आपको बता दूं, मैं ये लास्ट टाइम एक वीडियो आई है, गुर्बत की वजह से अपना मजहब तर्क नहीं किया।
यहाँ पे बात जबरन जो बेकम सिंह बच्चियां उनको अगवा किया जाता है। ये तो आप नहीं सर, ये मुझे कन्वर्ट का एक वीडियो चल रही है लालच में सोशल आके मीडिया पैसे करके बोलने प्लीज ऐसा मौकफ आप कभी भी ये बात नहीं करेंगे, आप कमजोर कर रहे हैं हमारे मौकफ को। नहीं मैं वो बच्चियों वाला जो है ना, बच्चियों को जबरन वो करके वो किया जा रहा है, वो एक अलग प्रोसेस है। अभी ये थोड़े दिन पहले आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देख लें कि वो एक फैमिली है जी, भाई ये कन्वर्ट हो गई है। मैं आपको वीडियो अगर कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। अकमल भाई जो सब सही कह रहे हैं, 2-3 केस मेरी नजर से ऐसे गुजरे हैं। केस में है, मैंने उसको 100% नहीं कहा, मैंने 40% कहा है, 40% ज्यादा केसेस ऐसे हैं। हर खबर के पीछे एक खबर होती है, जरूरी नहीं कि जो अब जो वारिस गिल जो बकवास कर रहा था, क्या वो दुरुस्त कर रहा था? वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो भी गलत कर रहा, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें दिखाया जाता है असल भी बात वही हो। अब वो तो बेशतर लड़कियों को पेश करके कोर्ट में कहा जाता है जी मैं अकल बालग हूँ, मैंने अपनी मर्जी से, मेरी मोहब्बत थी, मैंने इस्लाम की हकानियत से मुतासर हूँ। तो जब ये वीडियो की शूट की जाती है तो हम तो मानते ही नहीं, बच्ची तो उनकी कस्टडी में होती है, चाहे बालग हो या ना बालग हो। और यहाँ पे लड़कों को भी कभी मैंने वो केसेस किए हैं, लड़कों को शादी के लालच पे उनको मजहब चेंज करवाया जाता है। और देखें ताज़ीरात पाकिस्तान में जबर सिर्फ खंजर की नोक पे या गन पॉइंट पे नहीं होता, जबर किसी को इंटाइसमेंट करना, बहला फुसला कर, पैसे का लालच देके, रोटी का लालच देके, किसी भी चीज से उनकी विश या उनकी विल उसको अगर अट्रैक्ट किया जाए, वो भी जबर के जुमरे में आता है। दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। चलिए साहब आपने अल्फाज वापस ले लिया, अकमल भाई ठीक कह रहे हैं। तो नहीं मैंने 100% नहीं कहा, मैंने बहुत सारे केसेस यानी कि 40% मैंने कहा है कि इसमें है हुआ है, बहुत सारे केसेस हैं। मैं आपको अगर कहेंगे मैं आपको भी कभी ये थोड़े दिन पहले की वीडियो भेज सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास एक वीडियो आई है, ठीक है? बात ये है, सवाल इस चीज के कर रहे हैं कि ये होता है, अभी जो मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं आप भी इस चीज को समझते हैं, ठीक है? और जो जबरन मसीही बच्चियों को अगर किया जाता है तो उसमें आप ये देखें कि इज्जत पूरी नहीं करवाई जाती। ये बात ना सबसे पहले नवेद की इज्जत नहीं करवाई जाती। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। यूसुफ जो अन्ना ने अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुआ, कोई शो नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ना हमने बात की। जो बंदा अपनी मर्जी तो हम उनसे बात भी नहीं करती। यहाँ पे इशू फर्क है, यहाँ पे जिनको जबरी तौर पे कन्वर्ट किया जाता है, हम उनके इशू पे बात कर रहे हैं। तो इसको आप जरा साइड लाइन पे रहने दे, जिन्होंने कर लिया हमें उनसे गर्ज कोई नहीं है। बल्कि कोई करता है अपनी उसकी मर्जी है, हम सिर्फ जबरी की बात कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहता। आपने मेरे जो शुरू के आगाज में मैंने आपको याद होगा जो दोस्त यहाँ से मैंने यही कहा कि अगर कोई मुसलमान होता है अपनी मर्जी से तो मर्जी से होता है, बिल्कुल बात है। अगर हम कोई अगर कोई मुसलमान होता तब भी सॉरी वाटसन साहब, एक मैं आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो कहता है कि हर शख्स को आजादी है कि वो अपना मजहब तब्दील करे। अब मैं मजे की इंटरप्रिटेशन करता हूं, मुसलमान को आजादी नहीं है कि वो अपना मजहब चेंज कर सके। अब कौन सा ये फंडामेंटल राइट्स है? मुसलमानों को तो ये करने नहीं देते। क्यों नहीं करने देते? मैं हमेशा जब बात करता हूं तो मैंने कहा कि ये एम्बिग्विटी है आपके कवानीन में, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हमारे लिए है कि हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ के मुस्लिम भाई को भी आजादी होनी चाहिए कि वो भी अपनी मर्जी से। अकमल भाई सिर्फ कानून पाकिस्तान का किताबों में, बाकी कौन सा कानून है? रात को कानून कौन सा है? बिल्कुल सही बात है। आज मेरा कोई जनरल जानने वाला हो, आज मेरा कोई जनरल जानने वाला हो, कोई जज जानने वाला, तो मैं कहता हूँ रात को आपको उठा के ले जाए, जितने मतलब तकड़े वकील हो, कोई कानून वानून नहीं है भाई पाकिस्तान में। अरे भाई इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, लॉ तो मौजूद है। मैं थोड़ा सा तो किताबों में ना इम्प्लीमेंटेशन का होता है, किताबों में इससे बड़ा अलमिया क्या है? दुनिया एलोन मस्क चांद इसी तरह वसीम गौरी साहब आपकी बात को मैं एक्सटेंड करूंगा। अकमल भट्टी साहब हमारे साथ हैं। आर्टिकल 33 ये कहता है कि इट डिक्लेयर्स स्टेट रिस्पांसिबिलिटी टू डिस्करेज रेशियल, ट्राइबल, सेक्टेरियन एंड प्रोविंशियल प्रीजुडिसेस। कि स्टेट जो है वो इस चीज के ऊपर सख्ती से अमल पैरा करवाएगी कि जो भी ज्यादतियां होती है। लेकिन वही वसीम गौरी साहब वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ जो क्लॉजेज लिखी गई हैं वो सिर्फ जो है वो हमें किताबचों के अंदर नजर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में नजर आती है, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हालांकि आर्टिकल 33 के मुताबिक रियासत इस चीज की पाबंद है कि अगर जो भी माइनॉरिटीज हैं या जो छोटे ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ किसी भी किस्म की जो है प्रीजुडिसेस होती है या जो है वो तासुब होता है, स्टेट उसको रोकेगी। लेकिन हमें तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसके अंदर नाकामी नजर आती है।
ये जो चैप्टर्स है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर ये आर्टिकल आता है, तो उसको फंडामेंटल राइट्स में इसको हम इसकी वायलेशन तो है, लेकिन आर्टिकल 8 से 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स, उस पे कोर्ट्स एक्शन ले सकती हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में आता है। आर्टिकल 36 भी जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, तो इसमें बहुत सारी चीजें निशानदेही जिस तरह आपने भी की वो करते हैं, लेकिन असल में तो यही है ना कि ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और खाने के कुछ और। भाई सिंपल बात ये लबे लबाब ये है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के राइट्स उनको नहीं मिलते, बुनियादी हकूक, और ये सारी किताबी बातें हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान जन्नत है, ये बिल्कुल झूठ है। हमारे मुस्लिम भाई बड़े पढ़े लिखे वो बेचारे भी तंग हुए हैं इन लोगों से। दोस्तों आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत मजेदार रहा है। मैंने एम को की जन्नत हो सकती है। हाँ ये बात है। ये सारी बातें किताबी बातें हैं। यहाँ पे उस दिन मैं ब्रेकफास्ट करने गया, एक मुझे लाहौर हाई कोर्ट का जज मिला, तो मैं देख के हैरान हो गया, और पूरी फैमिली के साथ आया था। इतनी अच्छी जन्नत है, जज इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा दोस्तों, चूंकि हम भाई 1 मिनट चाहूंगा सिर्फ मैं। हाँ जी, प्लीज प्लीज। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जो मैंने अपने तमाम जो हमारे आज के मेंबर्स हैं, मैं उनसे जरूर ये क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहूंगा उनसे कि हम बहुत टाइमों से देख रहे हैं, अभी अकमल भट्टी साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, ठीक है, और हमेशा कोर्ट यही जजमेंट देती है कि भाई हम कानून के मुताबिक कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये जो लेजिस्लेशन है वो असेंबली करेगी, और असेंबली जो है वो लेजिस्लेशन करती नहीं है, और जो हमारी कौम है वो उसके दरमियान के अंदर जो है वो सैंडविच हुई हुई है। हम अपनी किताबों को उठा के अगर देखते हैं तो उसके अंदर चाहे इस्लामियात की बुक है, चाहे इंग्लिश की बुक है, चाहे उर्दू की बुक है। मैं कल ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, HRCP की रिपोर्ट पढ़ रहा था, और इसके साथ साथ जो दूसरी रिपोर्ट जो है वो मैं पढ़ रहा था APGG की तरफ से, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर पाकिस्तानी माइनॉरिटीज। इनके अंदर मैं इन्हीं तमाम चीजों को देख रहा था और मैं इनको पढ़ रहा था, और इसके अंदर हमने देखा है कि जी किताबों के अंदर भी जो है ना वो हेट लिटरेचर है। उर्दू की एक बुक है, ठीक है, कि मेरी किताब के नाम से, उसमें 43 में से जो 19 चैप्टर हैं वो इस्लाम से रिलेटेड हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमें ये आज़ादी दी जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैं आर्टिकल नंबर बताता हूँ, ठीक है, इसके अंदर, और फिर मैं अब तमाम पैनलिस्ट से जो है वो बात करना चाहूंगा कि आर्टिकल 22 की बात मैं करूंगा। आर्टिकल 22 के अंदर ये लिखा हुआ है कि किसी को भी जो है वो जबरी तौर पर जो है वो आप अपना रिलीजन नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे स्कूलों के अंदर भी जो है किताबों के अंदर ये इस्लामियात जो है वो हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है, और अगर कोई मिनोरिटी का शख्स उसके लिए अल्टरनेट अगर सब्जेक्ट कोई चूज करता है तो वो एक सेकुलर सब्जेक्ट है, सिविक्स और एथिक्स, अपना मजहब वो पढ़ नहीं सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पिछले दिनों के अंदर 298A के अंदर जो है वो अमेंडमेंट हुई है, और सहाबा इकराम की तौहीन के ये जो सजा तजवीज की गई थी 3 साल से वो 10 साल हो चुकी हुई है, और इस रिसेंटली अभी ये मजहबी अमूर के अंदर ये वाकया पेश आया है, और बिल्कुल जमाने करीब के अंदर रिसेंटली जो है ये लेजिस्लेशन भी की गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सारी चीजों के अंदर तो सर हम सैंडविच बने हुए हैं, और अदालतों ने जजमेंट देनी है कि जी हम कानून साजी कर नहीं सकते, और जो हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कानून साजी करेंगे नहीं। तो सर इसके बीच में क्या हमें नजर नहीं आता कि जो पूरी कौम है इसके बीच में एक तीसरा रास्ता क्या होना चाहिए कि जो पूरी कौम हमारी इसके बीच में जो है वो सैंडविच हुई हुई है, और हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़े किए गए। तो इसके अंदर सर वे आउट क्या होना चाहिए? क्या ये हमारी नाकामी है कि आज तक हम इसके अंदर फंसे हुए हैं, और इसके बीच में अदालत ने करना नहीं है और पार्लियामेंट ने जो इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी नहीं? तो इसके बीच में मैं थर्ड वे आउट पूछना चाहूंगा तमाम साथियों से कि ये सब कुछ होता जा रहा है, रिलीजन को जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, फोर्स कन्वर्जन की जा रही है, और ब्लास्फेमी की जा रही है कंटिन्यूसली क्रिश्चियनिटी को लेके। तो इसके बीच में वे आउट क्या होगा हमारा? मैं इसका आगाज मैं करता हूं सिर्फ ये कह के कि आपने जो सवाल किया है ना, उस पर मेरी अपनी जाती राय ये है कि ये 4-5 अलग अलग इश्यूज जो है वो एक सवाल में है। जैसे ब्लास्फेमी की आपने बात की, हाँ जी जी, जो करिकुलम के अंदर जो कोर्सेज की बुक्स हैं उनके अंदर जो कुछ भी आ रहा है उसके ऊपर हमें बात करनी है सहाबा कराम के हवाले से। तो ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, उसमें आपने वो किया है। हर एक इशू पर कम से कम हमें 2-2 घंटे का प्रोग्राम करने की जरूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतने बड़े सवाल के अंदर इसको हम थोड़े थोड़े उसमें वो कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर हर सवाल के ऊपर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमें इन चीज़ों के लिए आपस में इत्तेफाक राय कायम करने की जरूरत है, और इत्तेफाक राय की जो बुनियादी इकाई है वो हमारा इत्तेहाद है। अगर अकमल भट्टी साहब कुछ कर रहे हैं, मैं उनको नहीं मानता हूँ जी वो अपनी कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ,
शाहिद भाई अपना तो ये बुनियादी इकाई जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि इत्तेफाक राय की जरूरत है। इत्तेफाक राय कैसे होगी? हमारी यूनिटी से होगी। तो मैं सिर्फ इतना ही कह के तो इस सवाल से जान छुड़ाऊंगा, क्योंकि ये सवाल जो है अकमल भाई यूनिटी लंबी कैसी जाएगी। आएगी? हमारी सफों में ऐसे भेड़िए खड़े हुए हैं, वो कहते हैं ना वसांगे ना वसन दांगे। बहुत बड़ा मुझे दुख के साथ ये कहना चाह रहा है, अगर मान ले कि शाहिद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने 3-4 बंदे ऐसे मैनिपुलेट करने के जो शाहिद भाई की बैक बैटिंग करें, इसके पांव खींचे, तो कहां से तरक्की आएगी? अगर अकमल भाई को अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा काम होगा कि मैनू इंज दी कोई चीज लभ जावे कि मैं अच्छे काम छुपा के बस इहदी भैड़ी गल्लां सामने ला दूं। भाई वो इंसान है, वो भी दिल गोश रखता है, 10 अच्छे काम करेगा, एक बुरा भी हो जाएगा। कम ऑन यार, ग्रो, बर्दाश्त करो। तो ऐसे कहां से होगा? और दूसरी बात, नवाज शरीफ 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर था, और यही अपना जो बिल आया था नामूसे रसालत पे, तो एक शख्स ने जाके उसको जूती मारी। बहुत बड़ी बात है, मैं उस बंदे की हिम्मत को दाद देता हूँ यहाँ पे बैठे हुए। उसने अपने नबी की गैरत है। शायद भाई देखें, जो भी है वो मुस्लिम था। नहीं बिल्कुल 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 आप लोगों में इतनी गैरत है, एक रुख भी दूसरा रुख भी देखना चाहिए, बिल्कुल थप्पड़ सही है। मारे। आप में इतनी गैरत है कि कामरान माइकल को चपेट मारे। आप में इतना तड़ है कि आप ताहिर खलील संधू को समझे में क्या कर रहे हो? जी, चपेड़ों की तो बात नहीं है, लेकिन उसके मुंह के ऊपर गालियां जरूर दी हुई हैं आपके भाई ने। चौधरी साहब, वेल्डन तो तारीफ तो करते हैं आप। सर मुझे कहने दे, चपेड़ के लिए थोड़ा सा दूर था, लेकिन गालियां बहुत दी हुई हैं उसके मुंह के ऊपर। हमें पता क्या मजा आता है कि अगर हम ट्रैक पे चल रहे होते ना, ये सारी बातें अच्छी लगती है, मजा आता है, लेकिन इनके मौजू के हवाले से अभी हम इस पे बैठे रहेंगे आधा घंटे में भी। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, थोड़ी बात रह गई कि देखिए फिर भी बात वही आ गई कि हमारे इशू का जो सॉल्यूशन है वो पार्लिमान है, वो पार्लिमान है। 2008 में सुने, 2008 में हमने प्रोटेस्ट किया था पार्लियामेंट हाउस के सामने। स्पीकर थी उस वक्त फहमीदा मिर्जा, उसने कहा यार ये 3 बंदे अंदर लेके आओ। उन 3 में एक मैं था। वो कहती क्या मसला है? हमने कहा भाई हम स्टूडेंट है, ट्राइब का ये मसला है। कहती भाई आप अपने एमएनएस को बोलो असेंबली फ्लोर पे बात करें, मेरा काम है माइक देना, वो बात करें, मैं मिनिस्टर एंगेज करूंगी। मसलन कहने का उसका मकसद क्या था? प्रोटेस्टों से काम नहीं होता, अपने पार्लियामेंटेरियंस को बोलो यहाँ पे बात करें, माइक मैं दूंगी। ये 2008 की बात है, मैंने वाज स्टूडेंट। सलमान भाई मैं बिल्कुल ऐसे ये नहीं है कि मुल्क में जिस तरह आपने कि लेजिस्लेशन नहीं होती, लेजिस्लेशन होती है। शहबाज भट्टी साहब ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने क्या बात है, जिन्होंने 1947 के बाद वो 2011 में शहीद हुए, तो उन्होंने लेजिस्लेशन करवाई, आइन के आर्टिकल 59-60 में अमेंडमेंट करवा के उन्होंने सेनेट के लिए 4 सीटें ली। तो बंदा काम करवाने वाला हो, उसका विजन हो सकता है। फिर उन्होंने इवन ब्लास्फेमी के मिसयूज के खिलाफ बिल भी टेबल करवाया शेरी रहमान से। ये बात नहीं है कि लेजिस्लेशन जिन्होंने करवाई है वो करवाते हैं। मजा ये है कि ये जो लोग हैं इनमें ना स्पिरिट है, ना कौम के लिए जुर्रत है, ना ये लॉबिंग और एडवोकेसी कर सकते हैं। इनके कहने पे तो क्या मैं कहूँ। अकमल भाई आप क्या बात कर रहे हैं? क्या राजा बोस का गंगू तेलिया, शहबाज भट्टी शहीद एक लेबर एक ब्रांड था, आप इनके साथ मैच कर रहे पॉलिसियों के साथ। उसको तो मैंने खुद, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने पहना हुआ और मैं वाने सदर से निकल। सर मैंने आवाज आपकी, वसीम भाई पता क्या, वो बात मुकम्मल करने दें ताकि वो बात बीच में रह जाती। हाँ जी जी भाई, मैं चाहता हूं कि ये इसलिए बात कोट की कि ये लोग हौसला अफजाई पकड़े, अपने जुर्रत पैदा करें और अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ अगर बंदा आता है तो वो कोशिश करे कि मैं कोई ना, चाहे छोटा सा इकदाम ही क्यों ना हो, वो कौम को डिलीवर करके जाए। तो मैं समझता हूं कि सलमान भाई मायूसी नहीं है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। अब सिर्फ क्रिटिसिज्म, नो डाउट इन पे हम हाईलाइट भी करते हैं जो ये ब्लंडर करते हैं, लेकिन हमें आगे की सोचनी है कि हम अब पॉजिटिव वे से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौम के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमें बेहतर तरीका यही है कि हम जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं कोशिश करें कि हम कैसे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंगेज करें या प्रेशराइज करें। हम अच्छे लोग जो पार्लियामेंट में डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, ताकि वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, पढ़े लिखे नौजवान आए, लेजिस्लेटर आए, ताकि वो अपनी कौम के लिए काम करें। तो इसमें बिल्कुल हमें इन्हीं हालात में से निकलना है। अब मायूसी तो गुनाह है, अगर हम पिस भी रहे हैं, इस्तेसाल भी हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन अब हमने कौम को मायूस तो नहीं होने देना। हमने चाहे एक हजारों, खुदा यीशु मसीह भी कहता है कि हम दुनिया का नूर है, और जितनी भी तारीकी क्यों ना हो, नूर की हमेशा अहमियत रहती है, चाहे छोटी सी चिंगारी क्यों ना हो। हमें उम्मीद की तरफ देखना है, हमें रोशनी की किरण की तरफ देखना है, और हमें कौम को रोशनी की किरण दिखानी है।
और हम ये सब दिखा रहे हैं कि हम कौम के लिए करेंगे। हम ऐसे अपनी कौम को मजीद इस दलदल में दसे नहीं रहने देंगे। हम अकमल भाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। आपका पॉइंट आ गया, बहुत जबरदस्त। आखिर में क्योंकि पता क्या, जो सवाल पूछा था अपना सलमान भाई ने, वो मुझे मालूम था कि वो अगर हम बैठे रहेंगे तो घंटा डेढ़ चला जाएगा, क्योंकि ये सवाल जो है मेरी दरख्वास्त होगी सलमान भाई से कि इनको अलग अलग उसमें रख के हम मजीद प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे सहाबा कराम की तौहीन के हवाले से जो कवानीन है, या जो हमारे सेलिब्स के हवाले से भी जो चीज़ें हैं हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रोग्राम करें इन पे। तो मैं आखिरी बार चौधरी शाहिद साहब, आपने अगर कुछ कहना है तो कोशिश करें कि एक आध जुमले के अंदर इसको वाइंड अप करें हम, और उसके बाद वसीम भाई। मैं मेरी जितनी भी हमारी गुफ्तगू हुई है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। अकमल भट्टी साहब ने एंड जो किया है ना, मेरा ख्याल है उससे बढ़कर कोई अल्फाज नहीं है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें गिव अप नहीं करना, और शायद इसी मकसद के लिए हम 5 भाई अगर आज इकट्ठे हुए हैं, शायद इसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम शायद भारत का पहला कचरे की तरह काम करें। और बड़ी अच्छी बात है। मुझे मेरा ख्याल है इससे बढ़कर उन्होंने जो बोल दिया वो बहुत बड़े गोल्डन वर्ड थे, तो मेरा ख्याल है उससे ऊपर कोई वर्ड नहीं हो सकते। शायद भाई आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वसीम भाई प्लीज आखिर में कुछ कहना चाहें तो। नहीं जी सर, बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी। बस यही है कि ईमान, इत्तेहाद, यकीन, मौकम, हमें भी यूनिटी लानी चाहिए। बस बहुत हो गया, एक दूसरे पर तनकीद करना छोड़ा, तनकीद बराए इस्लाह करे, तो मेरे ख्याल में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है एवरीथिंग। बेहतरीन। सलमान गिल साहब प्लीज इसको बल्कि ना सिर्फ बात करें और इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें। जी थैंक यू वाटन साहब जी, बहुत प्यारी बातें की हमारे पार्टिसिपेंट ने, जैसे वसीम गौरी साहब ने यूनिटी की बात की है, और चौधरी साहब ने जो है ऑन किया है अकमल भट्टी साहब की बातों को, और वाटसन साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से बात की है। मैं एंड में बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ वैसे तो कहते हैं कि मायूसी गुनाह है और उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमें सिर्फ उम्मीदों के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, और किस तरीके से कोई ऐसा मुआवजा तो नहीं होने वाला कि ओवरनाइट बैठे बैठे लेजिस्लेशन हो जाएगी या हमारे नुमाइंदे जो हैं वो पहुंच जाएंगे असेंबलीज के अंदर, या ये तमाम मामला जो हमने मजहबी हैं या एजुकेशनल नौयत की या पॉलिटिकल नौयत की, वो खुद ब खुद नहीं होंगे। हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर बात करनी चाहिए, ताकि और हमें रास्ते निकालने चाहिए कि किस तरीके से अगर अदालतें और पार्लियामेंट इसके अंदर किरदार अदा नहीं कर रही, तो हम प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे एक मूवमेंट और प्रैक्टिकली कोई चीज़ नजर आए, ताकि तमाम मसाइल जो हैं वो अपने हल को पहुंचे। इसके बाद मैं सबका शुक्रिया करूंगा अपने तमाम गेस्ट का, अकमल भट्टी साहब का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और मैं बड़ा माजरत ख्वाह हूं कि आज इंटरनेट के इशू की वजह से प्रोग्राम लेट भी हुआ। वाटसन गिल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हॉलैंड से हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ मैं वसीम गौरी साहब का जो कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ मौजूद हैं, और चौधरी शाहिद इकबाल साहब का जो कि जर्मनी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू के ऊपर वक्त निकाला, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी जो रियासत है, जो पाकिस्तानी हुकूमत है, वो हमारी इन आवाज़ों को ज़रूर सुनेगी, और जितनी भी जुल्म और ज़्यादतियाँ, चाहे वो जबरी मजहब तब्दीली के हवाले से है, चाहे हमारी कम उम्री की शादियों के हवाले से है, या चाहे वो तौहीन के जो कवानीन है जिसके अंदर जिस तरीके से उसको मिसयूज़ किया जाता है, और इन तमाम मामलात को हमारी सरकार जो है वो ज़रूर सुनेगी, और हम आगे इसी तरीके से एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ इत्तफाक़ राय से तमाम मामलात को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। तमाम सारिफीन का, तमाम